नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे जेम की ओर से नियमों में किए गए बदलाव को लेकर। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सरकारी पोर्टल जेम पर विक्रेताओं के लिए उत्पाद का मूल देश बताना अनिवार्य कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे जीएम यानी जेम के नाम से जाना जाता है, अब इसे अनिवार्य किया गया है। जीएम पर सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय अब ये बताना अनिवार्य होगा कि वो किस देश में बने हैं, और साथ ही ये भी बताना होगा कि इस प्रोडक्ट में जो कंटेंट है उसमें कितना हिस्सा भारत का है। और इस तरीके के नए नियमों के साथ क्या मकसद है, कितनी परेशानी या आसानी होने जा रही है, और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल भारतीय अर्थव्यवस्था पर या मेक इन इंडिया मिशन पर क्या पड़ेगा, ये भी समझेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। जयंत दास गुप्ता सर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर जो कि WTO में थे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सिद्धार्था है, नेशनल इकोनॉमिक एडिटर TUI से। सिद्धार्था, बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक शर्मा हमारे साथ हैं, डायरेक्टर हैं प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी कि जेम से, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अभिषेक, शुरू में आपसे करना चाहूँगा कि ये जो बदलाव हैं जेम में प्रोडक्ट को लेकर, उसकी इंफॉर्मेशन को लेकर, एक एक कर मैं चाहूँगा कि आप समझाएं कि वो क्या है और किस तरीके से आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा जेम को लेकर। मैं बताना चाहूँगा जेम क्या है। जेम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जितने भी गवर्नमेंट बायर्स हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे कैन वो आ सकते हैं और वो अपना जितना भी परचेज है वो कर सकते हैं। जेम उन्हें कनेक्ट करता है पूरी इंडिया के जितने सेलर बेस है, जो हमारे MSEs हैं, जो हमारे आर्टिसंस, क्राफ्ट्समैन, वीवर्स हैं, सबसे उनको कनेक्ट करता है। ये जिन चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, ये चेंजेस हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, काफी समय से इन पे काम चल रहा था। हमारी जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है, जो कुछ समय पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चालू हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग ये चेंजेस करे गए हैं। जहां पे जो भी सेलर जेम पर रजिस्टर्ड है, जो भी पंजीकृत सेलर्स है जेम पर, उनको अपना जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है, जो जिस देश में ये उत्पाद बना है, वो उनको अब बताना पड़ेगा। ये उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। बिना ये बताए अगर वो किसी भी ऐसे प्रोडक्ट पर जहां पे उन्होंने अपना कंट्री ऑफ ओरिजिन मेंशन नहीं करा है, वो हम जेम से विद इन थोड़े समय बाद वो हम डीलिस्ट कर देंगे। ये वाली चीज एक मैंडेटरी कर दी गई है। इसी के साथ साथ ये भी मैंडेटरी करा गया है कि जो उनका मेक इन इंडिया का कंटेंट है, कि वो कितना उन्होंने, अगर एक आइटम है, एक जो भी प्रोडक्ट है, क्या वो भारत देश में बना है, क्या वो भारत देश में असेंबल हुआ है। अगर है तो उसका एक कंटेंट बताना पड़ेगा, और ये कंटेंट को प्रेफरेंस दी जाती है जेम पोर्टल पे। जो भी बायर है, अगर वो किसी भी ऐसे सेलर से खरीदना चाहें जिसका सामान भारत देश में बना है, तो वो उसको जेम पोर्टल के थ्रू लागू कर सकते हैं। ओके। और जो अब तक रजिस्टर्ड हैं उनके लिए भी यही नियम लागू होगा, और उनके लिए कोई टाइम लिमिटेशन आपने दिया है? जी, अभी टाइम लिमिटेशन हमने एज सच डिफाइन नहीं करा है, बट उनके लिए भी पोर्टल पे ये सुविधा लागू कर दी गई है कि वो अपना जो भी पुराने प्रोडक्ट्स है, जहाँ पे उन्होंने ये पहले मेंशन नहीं कर रखा होगा कि वो किस देश का है, या उसका भारत में अगर बना है तो उसका लोकल कंटेंट कितना है, उसको उन्हें एक निर्धारित समय सीमा में डालना पड़ेगा। इसके लिए उनको नोटिफिकेशंस भी दिए जा रहे हैं। हमारा जो सेलर है उसके पास एक डैशबोर्ड होता है, उस डैशबोर्ड पे भी ये सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है कि वो देख सके वहां पे और ये अपडेट कर सके। और अभिषेक, मकसद इसका ओवरऑल अगर समझना चाहूँ बड़े तस्वीर के लिहाज से, क्या आप लोगों का एम है? यहाँ पे जो सबसे बड़ा एम है वो भारत, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना पॉलिसी लागू किया था, मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत वाला, उसी को बढ़ावा देने के लिए ये करा जा रहा है। जेम में तीन मुख्य पिलर्स होते हैं। इंक्लूसिविटी उसका सबसे बड़ा पिलर है। इंक्लूसिविटी का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सेलर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और बायर्स को पूरे देश के सेलर्स का देश के सेलर से खरीदने का एक उनको हम जरिया प्राप्त कराएं। उसी के लिए ये इंक्लूसिविटी में आता है, और उन्हीं को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए हम चाहते हैं कि ये सारे चेंजेस इंप्लीमेंट हो, सो दैट ज्यादा से ज्यादा सेलर्स को फायदा मिले, भारत देश के सेलर्स को फायदा मिले।
और अभिषेक, अभी कोई ऐसा आंकड़ा कि जेम पर जो लोग रजिस्टर्ड हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसमें से कितना ऐसा हिस्सा मैं कहूँ है जो कि विदेशी मार्केट या विदेशी देशों के दूसरे देशों से बना हुआ है, और कितना भारत भारत के अंदर का बना हुआ है? अभी ये बताना बहुत मुश्किल होगा। अगर मैं आपको सेलर बेस में बताऊं तो अभी जेम पे ऑलरेडी 3,60,000 से ज्यादा सेलर्स ऑनबोर्ड हो चुके हैं, जिसमें से करीब 1 लाख हमारे छोटे उद्योग हैं, एमएसई जिनको हम कहते हैं, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, लघु जी। उद्योग जो है। ये एक ओवरऑल नंबर है जो हमारे जेम पे सेलर्स हैं। बट अगर, क्योंकि ये कंट्री ऑफ ओरिजिन का फीचर अभी बहुत रिसेंटली गया है, तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि कितना परसेंटेज या कितने परसेंटेज ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो जेम पर, जिनका हम बोल सकें कि वो भारतीय मूल के हैं। अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो जेम पे ऑलरेडी 25 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स रजिस्टर हो चुके हैं। तो ये थोड़े कुछ समय में जब ये वाली चीज हम पूरी तरीके से लागू कर देंगे, तब ज्यादा बेहतर तरीके से हम बता पाएंगे कि कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारतीय ओके। मूल के और कितने जो विदेशी हैं। जैन सर, ये जो नए फीचर हैं, मैं कहूँ कि जो नए नियमों में बदलाव किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और जो मिशन है मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत, उसमें ये किस तरीके से हेल्पफुल होता नजर आने वाला है? मैं ये जेम पोर्टल को जरा देख रहा था, तो 2018 में भी इसमें एक वैल्यू एडिशन की नॉर्म थी कि वैल्यू एडिशन कितना है हिंदुस्तान में, वो आंकड़ा स्क्रीन पर आता था जब आप कोई चीज खरीदना चाहते थे, उस वक्त ये था। अब इन्होंने जो किया है, जैसा अभिषेक जी ने अभी बताया, कि ये इसमें दो बातें हैं। ये सबके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है, जितने विक्रेता हैं सबको अपना ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि कितना वैल्यू एडिशन देश में हो रहा है, कितना बाहर हो रहा है। दूसरी बात है कि जो क्लास 1 सप्लायर्स हैं, जो 50% से अधिक जिनका वैल्यू एडिशन भारत में हो रहा है, उनको कुछ मायनों में उनको ये दिया जाएगा कि आप उनको फेवर कर सकते हैं या उनको आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात है कि इसमें जैसे खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के प्रोडक्ट्स और कई और चीजें हैं, उसमें भी एक प्रकार का डायरेक्शन था, निर्देश था कि आप जो उनके द्वारा जो उत्पादित सामान है उनका क्रय सिर्फ उन्हीं से करेंगे। और इससे एमएसएमई या बहुत छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल शुरू से ही प्रयत्नरत रहा है। अब इसको अगर हम क्षण भर के लिए, ये जो चीन के सामानों के बहिष्कार की बात हो रही है, उससे ना जोड़ें, तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। हमारे देश में जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है उसको 25 लाख करोड़ के लगभग आंका गया है। उसमें से हर चीज गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से शायद प्रोक्योर्ड नहीं हो सकता है। सर्विसेज में 7.5% और जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, उनमें 65% प्रोक्योरेबल है, ऐसा अनुमान लगाया गया था। तो शुरू का जो इसमें एक टारगेट रखा गया था वो था कि 1 लाख करोड़ से शुरू करेंगे और 2 से 3 लाख करोड़ कुछ ही वर्षों में हम पहुंचेंगे, और फिर अंततः 5% जो हमारे जीडीपी का होगा वो हम गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से करेंगे। तो इस दिशा में अगर आप देखें, ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। और सभी जो उपभोक्ता विभाग हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, अन्य एपेक्स सरकारी बॉडीज हैं, उनको ये जानकारी मिलेगी कि हम किस सामान का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें कितना हिस्सा भारत में वैल्यू एडिशन हुआ है। तो ये मेक इन इंडिया में जरूर इससे सहूलियत होगी। और इसको आगे बढ़ाने से हम, जैसे अभी मिसाल के तौर पर हमें हमारे सामने ये बात आई, फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से आप चीन से बना हुआ कोई सामान नहीं खरीदेंगे। लेकिन ये एक ही विभाग है जिसने इस प्रकार का शायद आदेश पारित किया है, पता नहीं और विभागों ने किया है कि नहीं, ये उनके विवेक पर निर्भर है।
मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगा कि ये कदम हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता के लिए काफी योगदान करेगा और ये अच्छा कदम है। ओके सिद्धार्था, थोड़ा सा अपने फ्रेम को टिल्ट अप कर लीजिएगा, लैपटॉप को हल्का सा। हाँ सिद्धार्थ, अगर इस तरीके से इस सिस्टम को समझिए, और जैसा कि कहा जैन सर ने कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, और ये एक मैं कहूँ कि जो बायर है उसके नज़रिए से भी अहम हो जाता है कि उसे पता होना चाहिए एटलीस्ट कि जो प्रोडक्ट वो खरीद रहा है वो कहाँ का बना हुआ है, उसमें जो हिस्सा है भारत का या भारत में बने सामान का उसमें कितना है, और जो ओरिजिन है वो किस देश से है। जी, जहाँ तक डिस्क्लोजर की बात है वो अवश्य होनी चाहिए कि कितना कौन सा सामान हम कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ का बना हुआ है, उसमें कितना खाने का पीने का पदार्थ देख लें तो उसमें कितना ट्रांस फैट्स है या बाकी अन्य चीज़ें हैं। जहाँ तक वैल्यू एडिशन का सवाल है वो कितने हद तक फीजिबल है वो पता नहीं, क्योंकि यदि आप मोबाइल फ़ोन देखें तो उसमें अधिकतर लोग यहाँ पे असेंबली कर रहे हैं, कंपोनेंट्स यहाँ बनते नहीं। जो सबसे बड़ा अहम हिस्सा होता है वो चिप होता है। चिप भारत में बनता नहीं, चिप हमेशा बाहर से इंपोर्ट होता है। तो अगर आप कहें कि वो भारत में असेंबल हुआ है और उसको जैसा कि मेक इन इंडिया बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम विश्व के दूसरे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए, तो वह कहना उचित नहीं होगा। इसमें फिर भी एक बड़ी कंपनी है, वो आपको बता सकती है कितना हिस्सा भारत में बना है, कितना हिस्सा कंपोनेंट विदेश से आया है और कितना उसमें 50% है या 20% है या 60% है, वो पता चल जाएगा। लेकिन यदि आप देखें कैंची या फाइल का कवर देख लें, जो कि सरकारी खरीद में काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, उसमें वैल्यू एडिशन कितना है वो एक छोटा मैन्युफैक्चरर शायद ना बता पाए। तो इसमें पता नहीं जेम किस तरीके से इस चीज़ को डिस्क्लोज करेगा, कैसे। ये आपने एक रिक्वायरमेंट तो लगा दी है, पर इसका कंप्लायंस कैसे करेंगे और छोटी चीज़ों में खास करके ये कैसे करेंगे। उसी तरीके से सर्विसेज है जेम प्लेटफॉर्म पर। अब टैक्सी की सर्विस है, एक कंपनी है जिसमें कि चाइनीज़ निवेशक है, तो क्या वह उसमें आप क्या वैल्यू एडिशन दिखाएंगे और क्या किस प्रकार से आप उसको ट्रीट करेंगे। दूसरी कंपनी है टैक्सी की एग्रीगेटर्स कंपनी है जो कि इनके प्लेटफॉर्म पे आने वाली है या आ गई होगी, वह भी विदेशी निवेश से है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप मतलब सर्विसेज को कैसे देखेंगे। सर्विसेज का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है और सरकार बहुत बड़ी उपभोक्ता है सर्विसेज के क्षेत्र में। अभिषेक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सिद्धार्थ ने रेज किया है कि कई सारी सर्विसेज हैं, बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट हैं जिनका मटेरियल हम बाहर के देशों से लेते हैं, यानी कि जो छोटे एसएमई सेक्टर के लोग हैं, और उसमें वैल्यू एडिशन कितना होगा, इसको आप कैसे करेंगे। और दूसरा, ऐसी कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट जो कि बाहर से मेन प्रोडक्ट उनका बनकर आता है और इसेंशियल जिसे मैं कहता हूं, और बाकी जो थोड़ा बहुत फ्लशिंग का काम है वो इंडिया में होता है, उनको किस कैटेगरी में रखा जाएगा। और जो विदेशी कंपनियां निवेशक हैं हमारे देश की कंपनियों में जहां पर उनकी बड़ी हिस्सेदारी है, शेयर हैं, उनको किस कैटेगरी में आप रखेंगे। देखिए, हाँ, जो सर्विसेज हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स में ये जो निवेश या वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं, इसका हमने पूरा अभी तक जो ओनस है, जो डिक्लेरेशन है, वो अभी हमने सेलर पे छोड़ रखा है। जो हमारे सेलर्स होंगे वो हमें बताएंगे कि उनका कितना परसेंट कंपोनेंट, जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ओईएम्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हमें डिक्लेयर करेंगे कि जो भी प्रोडक्ट है उसका कितना परसेंटेज भारत में का वैल्यू एडिशन है और कितना बाहर का है। ये डिक्लेरेशन उनसे साइन करवाई जाएगी और उस डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंग ही हम बायर्स को ये दिखाएंगे कि कितना परसेंट वैल्यू एडिशन उनका हो रहा है। अभी सर्विसेज को इस स्कोप से बाहर रखा गया है। अभी ये वाली जो पॉलिसी है ये सिर्फ इम्प्लीमेंट करी गई है प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें सर्विसेज में भी हम ये वाली चीज करेंगे। इसका जो फ्रेमवर्क है वो पूरा डिजाइन किया जा रहा है एंड आने वाले समय में ये हम सर्विसेज पे भी लागू कर देंगे। लेकिन जैसे कि आप करें कि ओनर्स जो सेलर है उसके ऊपर होगा, उसको रीचेक कैसे करेंगे आप लोग। अगर कोई सेलर गलत जानकारी देता है या उसके पास उतनी जानकारी नहीं है कि उसका हिस्सा कहाँ से, कितना पार्ट किस कंट्री के साथ बना हुआ है, कहाँ से आ रहा है, ओरिजिन कहाँ से है, ऐसे केसेस में, ऐसे प्रोडक्ट में क्या रास्ता होगा। देखिए, जो जेम एक प्लेटफॉर्म है, जेम प्लेटफॉर्म डिजाइन करा गया था कि हम सेलर्स और बायर्स को आपस में कनेक्ट कर सकें एंड जितने भी भारतीय सरकार के पॉलिसी रेगुलेशंस हैं उनको रेगुलेटरी लेवल मतलब रेगुलेट कर सके।
जेम अपनी कोई नई पॉलिसी नहीं बनाता है एज सच। ये जितने भी सेलर्स हैं हमारे, वो जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं, वो जो बता रहे हैं कि उनका वैल्यू एडिशन कितना है, वो हम उन्हीं से ले रहे हैं। उस पे कोई और रेगुलेशन नहीं है। हम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेलर से काफी सारी डिटेल्स लेते हैं। हम इंश्योर करते हैं कि जो सेलर है उसकी सारी डिटेल्स सही हो। उससे काफी सारे लाइसेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की डिटेल्स, ये सब ली जाती है, जिससे ये इंश्योर हो कि वो जो सारी डिटेल, ये एक हमारी एक बैकएंड टीम है जो ये पूरा डेटा चेक करती है। उसके बाद ही ये सारे प्रोडक्ट्स लाइव होते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है वो बिना बैकएंड अप्रूवल के जेम प्लेटफॉर्म पे नहीं दिखता है। वो सेलर नहीं बेच सकता है बिना बैकएंड अप्रूवल के। देर आर हमने कुछ कुछ मैकेनिज्म्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखे हैं, जहाँ पे हमारी जो बैकएंड टीम है वो ये चेक करती है जो बेसिक डिटेल्स होती है, जो प्रोडक्ट की डिटेल्स होती है, और ये उसी के बाद प्लेटफॉर्म पे जाता है। और उसी टीम का ये काम होता है कि बाकी सारी डिटेल्स चेक करे। यहाँ पे जहां तक वैल्यू एडिशन का बात है, ये पूरा पूरा इसका जो ओनर्स है, जैसा हमने बात करी, वो सेलर के ऊपर है। हम उससे डिक्लेरेशन लेते हैं कि हाँ, जो भी उन्होंने डेटा दिया है वो करेक्ट है, और उसी के बेसिस पे बायर को दिखाया जाता है। इसमें हम एक इंडिपेंडेंटली QCI से असेसमेंट भी कराते हैं। वेंडर असेसमेंट होता है जहां पे ये सारे डिटेल्स का एक बेसिक लेवल पे चेक भी होता है कि हाँ, जो डिटेल्स दी जा रही है सेलर द्वारा वो सही है या नहीं। अगर कोई डिटेल्स या वेंडर असेसमेंट में कोई सेलर फेल हो जाता है तो उसको हम हमारे पोर्टल से निष्क्रिय कर देते हैं, उसको हमारे पोर्टल से हटा देते हैं। तो ऐसे चेकिंग मैकेनिज्म हमने काफी सारे बना रखे हैं ऑलरेडी इन प्लेस, जिनकी मदद से ये सब किया जाता है। सिद्धार्थ, क्या ये बहुत आसान लग रहा है? कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन की जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसमें किस कंट्री से ओरिजिन है, कहां से आपने माल लिया है, कितना माल किस कंट्री से आया है, शायद इस तरह की कोई मैंडेटरी मैं कहूं अब तक पॉलिसी नहीं है। अगर हम जेम में लागू करते हैं तो क्या बैकहैंड पर जाकर भी इसे लागू करना होगा? जी, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये क्योंकि ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, उसमें भारत ने कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी वगैरह साइन नहीं किया है, तो इस वजह से हम स्पेसिफिकेशंस दे सकते हैं। और इसको कैसे लागू किया जाए, यह अभी तक जैसा अभिषेक जी बता रहे हैं, ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के द्वारा है। और ये कितना सुचारू रूप से इम्प्लीमेंट होता है, कितने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होता है, यह देखने वाली बात है। हो सकता है मैं यह डिस्क्लोज करूं, और कितना चेक कर पाते हैं जेम के लोग। हो सकता है मैं डिक्लेयर करूं कि मैंने 70% वैल्यू एडिशन किया है, पर वो 50% हो या 67% भी हो सकता है। तो 67% और वो 3% की त्रुटि में वो इंटरप्रिटेशन इशू भी हो सकता है। वो 65 बोले, मैं 70 बोलूँ। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में उभरेंगी। इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है वो देखने वाला होगा। और यही चीज़, कोशिश यही है कि ये B2C में भी, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म्स पे भी, ई-कॉमर्स के, इसको लागू करने की बात चल रही है। पर ये एक एक्सपेरिमेंट मान के चल सकते हैं कि जो जेम कर रहा है उसमें कितनी सफलता होती है, उसके बाद यह बाकी जगह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जैन सर, इसे लागू करना, जैसे कि सिद्धार्थ कर रहे हैं और हम सब जो अब तक समझ पा रहे हैं, बहुत आसान नहीं है, क्योंकि अलग अलग लेवल पर चेक करना, सर्टिफिकेशन लेवल पर, और जो मैंडेटरी है कि आपके कंटेंट और जो प्रोडक्ट है ओरिजिन, उसके साथ साथ उसमें वैल्यू एडिशन, इन सब का डाटा को कलेक्ट करना, उसके बाद उसको वेरीफाइड करना है, एक बहुत लंबा और मैं कहूँ कि मुश्किल प्रोसेस रहेगा। मैं सहमत हूँ कि ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक इसमें अगर हम दो श्रेणी में ये जो निर्माता हैं उनको बांट दें, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उनके यहाँ कॉस्टिंग होता है हर प्रोडक्ट का, और कॉस्ट में कितने इंपोर्टेड सामान हैं या कंपोनेंट्स हैं, कितना लेबर कंपोनेंट है, कितना देश में बनने वाला कंपोनेंट शामिल हुआ है, ये कॉस्ट शीट उनके पास अवेलेबल होता है। तो बड़ी कंपनियों के लिए ये निकालना बहुत कठिन नहीं होगा, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। जहां तक छोटी कंपनियों का सवाल है, लघु उद्योग हैं या कुटीर उद्योग हैं, उनके लिए ये दिक्कत पैदा करेगी। और उसमें अगर हम देखें तो कुटीर उद्योग में ऐसे बहुत सारे सामान नहीं हैं जो इंपोर्टेड होते हैं। तो रहा सिर्फ ये आपके मीडियम एंटरप्राइजेज या स्मॉल एंटरप्राइजेज की बात, उनकी संख्या बहुत है। और जैसा अभिषेक जी ने कहा, 3 लाख विक्रेता इसमें शामिल हैं, उसमें से बहुत सारे होंगे जो MSME सेक्टर के सामानों को बेचना चाहते होंगे।
तो इसके लिए कोई एक रास्ता निकालना पड़ेगा, जैसे क्वालिटी कंट्रोल QCI से इन्होंने कहा कि हम वेटिंग करवाते हैं। तो एक बहुत रिजिड अगर सिस्टम हम अपनाएंगे कि ये हम ऐसा करेंगे तो हम बिल्कुल डी रजिस्टर कर देंगे, बेचने नहीं देंगे, उसमें प्राइमा फेशी किस आधार पर लोगों ने गणना की है वैल्यू एडिशन की, उसको मानते हुए बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा। और उसके बाद बात रही कि अगर किसी ने जानबूझ करके बहुत गलत बयानी की है और रजिस्ट्रेशन में इस प्रकार का अपना किया है, तो उनको तो डी रजिस्टर करना पड़ेगा। जहां तक ई कॉमर्स की बात है, वैल्यू एडिशन की बात उसमें अभी आई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कंट्री ऑफ ओरिजिन की बात जरूर आई है कि अंत में किस देश से वो आपका आयातित हुआ या उसका निर्माण हुआ, इसकी बात चल रही है। तो उसमें अब एक और अगर डेप्थ में जाएं, जैसे कोई सामान मान लिया आता है और उसको हम समायोजित करके हम कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब वो भी सामान जो यहाँ आया है, हो सकता है एक देश में नहीं बना हो, 2-3 देशों को मिला करके बना हो, इसलिए इसमें कठिनाई तो उत्पन्न होगी। एक देश को अगर हम चाहेंगे कि पिन पॉइंट करना कि इसी से हो रहा है, तो इसमें बहुत तक संगत नहीं होगा। तो इसमें कुछ हम लोगों को रफ एंड रेडी कैलकुलेशन पर अपना फैसला करना होगा। और जैन सर, अगर इंटरनेशनल ट्रीटी और रूल्स को देखें तो कहीं कोई बंधन या कोई हर्डल इस तरह के रूल्स को इम्प्लीमेंट करने में तो नहीं दिखता? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्रीमेंट जो WTO का है वो प्लूरिलैटरल है, वो ऐच्छिक रूप से कोई भी देश उसमें शामिल हो सकता था। भारत उसमें शामिल नहीं हुआ है, हस्ताक्षर नहीं किया है, भारत सिर्फ ऑब्जर्वर है उसमें। इसीलिए हम पर कोई बंधेज लागू नहीं होता है कि किसी भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट में हम विदेश के किसी एंटिटी को या सामान को हम अलाउ करें, अनुमति दें उसमें शामिल होने का, ऐसा कोई बंधेज हम पर नहीं है। ओके, अभिषेक, अब मैं समझना चाहूंगा कि जो कंपनियां या जो सेलर्स इस तरह के रूल्स को फॉलो करेंगे तो आखिर उनको क्या फायदा या क्या उनको मैं कहूं कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आप लोग दे सकते हैं या ऑफर कर सकते हैं? क्योंकि कुछ तो कैटेगरी बांटनी होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रोत्साहित कर पाएं कि आप मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, इसमें तो कुछ कुछ भारतीय सरकार की ऐसी पॉलिसीज भी हैं जो मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया को काफी ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं। हमारे पास बहुत सारे बाइंग डिपार्टमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, उनमें एक निर्धारित परसेंटेज बताया गया है कि उनका उतना प्रोक्योरमेंट मेक इन इंडिया वाले सेलर से ही होना चाहिए। तो वो रूल्स एंड पॉलिसीज ऑलरेडी डिफाइंड है। जब एक सेलर जेम पोर्टल पे आके ये बताता है कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है ये मेक इन इंडिया है या मेरा इतना लोकल कंटेंट है, मेरा वैल्यू एडिशन इतना हो रहा है, तो बायर को हमने एक फीचर दिया है जिससे वो ये इन जितने भी सेलर्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, इनको वो अपने प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस दे सकता है, इनको बेनिफिट दे सकता है कि मैं नॉर्मल प्रोक्योर करने की जगह मैं ये स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है इसको प्रोक्योर करना चाहूंगा। ये मैंडेटेड भी है सरकार द्वारा और इसको लागू भी किया जा रहा है हमारी जेम पोर्टल पे। ओके, और जो टेंडरिंग अगर हो जिसमें ऑप्शन जो बोली की बात होती है, क्या वहां पर भी ऐसी कंपनियों को जहां जिनका 50% कंटेंट इंडियन है या इंडिया ओरिजिन है उनको प्रेफरेंस मिलने की कोई नीतियां आपके पास हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमने रिसेंट में ही हमारी जैसा कि आपको पता होगा जेम 4.0 एक जेम 4.0 हम लॉन्च करने वाले हैं सितंबर में, जिसमें हम काफी सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा पोर्टल चेंज हो रहा है एंड बहुत सारे फीचर जैसा कि फाइनेंस ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में भी जिक्र किया था, जिसका कि यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम हम लॉन्च करेंगे जहां पे जितने भी प्रोक्योरमेंट पोर्टल्स हैं उनको हम एक बना देंगे। ऐसे जितने फीचर्स आ रहे हैं ये उन्हीं लिस्ट का एक पार्ट है, ये जेम 4.0 का ही पार्ट है, जहां पे हम पूरा जिस तरीके से बोली लगाई जाती है उसको पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। एंड इसमें ये जो मेक इन इंडिया की प्रेफरेंस की हम बात कर रहे हैं, ये प्रेफरेंस का ऑप्शन वहां पे दिया जा रहा है। एक बायर अपनी बोली में भी ये निर्धारित कर सकता है कि मुझे इतना % सामान मेक इन इंडिया वाले कंटेंट वाले सेलर से ही चाहिए, मैं उसी सेलर से लूंगा जिसका मेक इन इंडिया कंटेंट लेट्स से 50% से ज्यादा है या 60% से ज्यादा है, वो निर्धारित कर सकता है और उनसे प्रोक्योर कर सकता है। ये सुविधा जेम पोर्टल पे दी जा रही है। ओके,
सिद्धार्थ, कुछ सजेशंस इसको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए, या इसके अलावा कोई और सजेशन आपको लगता है जो कि मेक इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत के लिए अहम हो सकते हैं? जी, ये काफ़ी अच्छे कदम हैं कि जिसमें आप प्रमोट कर रहे हैं लोकली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को। इस चीज़ की एक किसी तरीके की प्रणाली बनानी पड़ेगी जिसके द्वारा कि ये ना हो कि कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाए। इस चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एज अ नेशन मतलब हम लोगों को 1% 2% यदि थोड़ा ज़्यादा देना पड़े तो ठीक है, परंतु अगर वो 5% या 10% होता है, बड़े पैमाने पे किया जाए तो कॉस्ट काफ़ी बढ़ जा सकता है। इससे मैं जैसा सिद्धार्थ ने सजेस्ट करा, मैं बिल्कुल एक चीज बताना चाहूंगा। अभी वर्ल्ड बैंक ने जेम का असेसमेंट करा था, जिसमें ये वाली बात निकली थी, ये निष्कर्ष निकला था कि जेम पोर्टल होने से सरकार को ऑन एन एवरेज 10% का कॉस्ट सेविंग्स हो रहा है, 10% कॉस्ट सेविंग है बिकॉज ऑफ जेम। एंड उसी में ये वाली बात निकली थी कि जैसे जैसे एक बोली में एक बिडर बढ़ता है, वैसे वैसे अनुमानित रूप से 0.55% की सेविंग्स भी साथ ही में बढ़ती है। इसीलिए जेम ये वाले स्टेप्स ले रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सेलर्स हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए। अभी हमारा जो एमएसएमई पूरा एमएसएमई डिपार्टमेंट है, उनसे भी हम लोग टच में है, जहाँ पे हम चाहते हैं कि 92 लाख जो एमएसई है उनको हम एक साथ अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव कर लें। इसी के साथ साथ 21 लाख वीवर्स और क्राफ्ट्समैन है, उनको हम हमारे पोर्टल पे एक साथ इंटीग्रेशन करके लाइव कर रहे हैं। जितने ज्यादा सेलर्स बढ़ेंगे, हमारा अनुमान है कि उतनी ज्यादा सेविंग्स भी बढ़ेगी। हम ये जो मेक इन इंडिया के फीचर्स लाइव कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो हम अपना सेलर बेस बढ़ा रहे हैं, जो हम इंक्लूसिविटी बोलते हैं जेम पे, तो ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि इससे भी कॉस्ट कम ही होनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा सेलर होंगे, हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग दैट जेम है, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, वो इंक्लूसिविटी है। दिस इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ जेम। तो उसका इसको फायदा मिलेगा, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी बताया गया है। ओके, ग्रेट। जैन सर, एक आखिरी कमेंट में क्लोजिंग चाहूंगा कि कुछ और अहम चीजें और इसका ओवरऑल मैं कहूं कि जो रास्ता है इकोनॉमी में आत्मनिर्भरता या मेक इन इंडिया मिशन की तरफ, वो किस तरीके से मजबूती से आगे बढ़ेगा? ये जेम पोर्टल जो है ये सिर्फ मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दे सकता है, लेकिन उसमें जो मूलभूत जो संरचना बनानी है या उसको जो आगे बढ़ाने के लिए फैसले करने हैं, वो अलग से करना पड़ेगा। और उसका लाभ लोगों को जो निर्माता हैं, उत्पादन करते हैं सामानों का या कोई सेवा उपलब्ध कराते हैं, उनको इससे फायदा मिलेगा। लेकिन हमारा जो मूल लक्ष्य होना चाहिए वो है कि मेक इन इंडिया को कैसे और आत्मनिर्भर भारत को कैसे हम धरती पर उतारें। ओके, ये सिर्फ मदद करें। जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और समझाने के लिए असल में जेम पोर्टल में जो नियमों में बदलाव किया जा रहा है उसका मकसद क्या है और उसका असर क्या होने वाला है, और फ्यूचर में किस तरीके से ये जो देश के सेलर हैं जो कि उत्पादन करता है उनको कैसे लाभ पहुंचा सकता है, और सरकार के जो खरीदारी के खर्चे हैं उसको भी कैसे कम कर सकता है। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।